अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, आप प्रोसेस कॉस्टिंग के बीच में ये नोट करेंगे? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, पता नहीं पेज कितने छोड़े हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो नहीं नहीं, वो 3 अलग हैं। वो जो 3 पेज छोड़े थे पिछली क्लास में वो अलग हैं, वो छोड़े नहीं। वहां लॉस नहीं आना है अभी। है? हाँ, रजिस्टर की दूसरी साइड से शुरू कर लें, ये सही है। और जिसकी दूसरी साइड ही खत्म होने वाली है वो प्रोसेस कॉस्टिंग तो अभी है बहुत। ये जो आप पढ़ाने लगा, ऐसे क्या होगा? आप आखिर से शुरू कर लें, वो पेज फाड़ के शुरू में स्टेपल कर लेना। स्टेपल कैसे करेंगे? अच्छा, जैसे मर्जी करें। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला पड़ गया कॉम को। प्रोसेस कॉस्टिंग चल रहा है वो अलग है, प्रोसेस कॉस्टिंग को लग गई है ब्रेक। बीच में मैं 2 चैप्टर छोटे छोटे से कराने लगा हूं और वो चैप्टर करा के फिर मंडे से प्रोसेस कॉस्टिंग रिज्यूम हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप इन चैप्टर्स को जैसे मर्जी जहां मर्जी नोट करें। मेरा मशवरा था कि एंड से कर लें ताकि प्रोसेस कॉस्टिंग जो है ना वो तंग ना हो। क्यों? जब एंड से लिखना शुरू करेंगे तो फिर क्या फर्क पड़ता है कितने पेजेस पे? अच्छा, दो दो चैप्टर्स हैं। एक कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, ये मैंने अपनी बुक में रखा हुआ है चैप्टर, पता नहीं कौन सा, 5। और एक है जॉब कॉस्टिंग, ये मैंने रखा हुआ है पता नहीं कौन सा, 4 नहीं है, 4 लेबर था। ये 2 चैप्टर्स जो है मैं ये अभी लपेटने लगा। इनमें से अभी मैं कौन सा चैप्टर शुरू कर रहा हूं? कुछ नहीं, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की कॉमन बात बता रहा हूं। अच्छा, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग FAR 1 पढ़नी होती है, फिर FAR 2 पढ़नी होती है, और इंट्रो टू अकाउंटिंग भी खैर होती है। तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये होती है एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या दोनों अपना टोटल अलग अलग हिसाब किताब रखते हैं? नहीं, कुछ कॉमन चीजें भी होती हैं। तो अभी इस वक्त अकाउंटिंग, फाइनेंशियल और कॉस्ट में फर्क किए बगैर फैक्ट्री से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हैं, यानी मटेरियल का खरीदना, प्रोडक्शन होना, वर्क इन प्रोसेस, लेबर, ओवरहेड्स, उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन की डेबिट क्रेडिट सिखाने लगा। यानी यहां पर हम इस वक्त ये नहीं पढ़ रहे होंगे कि पीपी खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, या बोरिंग कॉस्ट का क्या करना है, गवर्नमेंट ग्रांट का क्या करना है, ये बातें नहीं हो रही इस वक्त। फैक्ट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शन डिस्कस हो रही है। गर्मी नहीं लग रही? नहीं, इससे बेहतर तो वैसे बाहर का टेम्परेचर है। ये 26 तो यार, को 20 तो चलो ठीक है, ठीक है। वॉल्यूम तो फुल किया हुआ मैंने, वॉल्यूम तो फुल है। यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ नहीं लिखा था? हाँ जी, लिखना था। क्या हुआ? फाड़ दो, रजिस्टर फाड़ दो सारा।
रजिस्टर फाड़ के फेंक दो, मर जाओ जाके। ये मैंने इस तरह की ना कुछ चीजें बताई थी जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कराया था। अब मैं इसको ना टी अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में बताने लगा हूं जी। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन और जॉब कॉस्टिंग, ये दो चैप्टर्स के नाम लिखे थे। फिर उनकी कुछ कॉमन बातें पहले पढ़ा रहा हूं और उसके लिए हेडिंग दी थी अकाउंटिंग फॉर फैक्ट्री रिलेटेड फैक्ट्री 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 रिलेटेड ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग बता रहा हूं। रॉ मटेरियल के स्टोर में मटेरियल खरीद के लाते हैं सप्लायर से, फिर वो स्टोर से इशू होके प्रोडक्शन में जाता है, फिर जब प्रोड्यूस हो जाता है तो ये बात पहले फिजिकली तो बता दी जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बताना था, अब मैं टी अकाउंट से बताता हूं। इस स्टोर की ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए एक अकाउंट होता है रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री का अकाउंट। जब मटेरियल खरीद के स्टोर में लाएंगे तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी, तो सप्लायर से जब परचेज करके ला रहे हैं मटेरियल तो वो इस अकाउंट में हो गया डेबिट। फिर जब इशू होगा तो यहां से क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब जब इशू होगा तो जो रॉ मटेरियल के स्टोर में रॉ मटेरियल था वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इशू होके जा तो दोनों ही प्रोडक्शन में रहे, और प्रोडक्शन में जब मटेरियल इन हो गया तो जब तक मशीनरी के अंदर कुछ पड़ा हुआ है वो क्या है, वर्क इन प्रोसेस। तो इसको मैनेज करने के लिए बनता है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अकाउंट। जब मटेरियल इशू होगा तो वो यहां से निकल के इस अकाउंट में जाएगा, लेकिन रीजन थोड़ी देर बाद बताता हूं। अगर ये डायरेक्ट है तो ये डायरेक्टली यहां चला जाएगा, और अगर इनडायरेक्ट है तो जा तो वो मशीन में रहा है लेकिन एक टेम्परेरी अकाउंट एफओएच कंट्रोल में चला जाएगा। अगर मटेरियल इशू होके जा रहा है, अच्छा फिजिकली ये मशीनरी के अंदर ही जा रहा है, लेकिन जो डायरेक्ट मटेरियल है वो यहां क्रेडिट और यहां डेबिट, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है या वो भी मशीनरी के अंदर है या फैक्ट्री में जा रहा है लेकिन वो अकाउंट में इधर से निकल के इधर आ गया। फिर इसके अलावा एक शॉपर अकाउंट बनाया था, ये एफआर 1 वाले सर नासिर नहीं, कॉस्ट वाले हैं। एक शॉपर वाला अकाउंट बनाया था, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। इसमें डेबिट किया था जब सैलरीज वेजेस रिकॉर्ड की थी, वेजेस कंट्रोल डेबिट, और वो पेएबल्स वगैरह सारे क्रेडिट। और फिर इसको जब चार्ज किया था तो शॉपर क्रेडिट कर दिया था। चार्ज करते हुए अगर ये लेबर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट लेबर डायरेक्टली इधर चला जाएगा, अगर ये डायरेक्ट है तो। और अगर इनडायरेक्ट है तो ये है तो फैक्ट्री के वर्कर्स, लेकिन इसका डेबिट फिलहाल एफओएच कंट्रोल में जाएगा। वेजेस कंट्रोल डेबिट हुआ जब पेरोल रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट हो गया जब चार्ज करते हैं, वेजेस कंट्रोल खत्म, या इसका कोई बैलेंस रह गया, ये खत्म हो गया। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट है तो इसका कोई ना कोई बीडी भी होगा और कोई ना कोई सीडी भी होगा। इसमें अभी इस वक्त मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया, और क्या खर्चा होता है प्रोडक्शन का है, मटेरियल लेबर एफओएच। एफओएच अभी यहां आना बाकी है। अभी तक इस एफओएच कंट्रोल में कौन कौन से दो डेबिट हुए, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। और भी बहुत सारे एफओएच होंगे, फैक्ट्री का रेंट होगा, इंश्योरेंस होगी, सारे होंगे। तो उन सब को जैसे जैसे वो खर्चे होते जा रहे होंगे एफओएच कंट्रोल डेबिट होता जाएगा। आंखें खोल के चेक करें, अभी भी नहीं आया। ऑल अदर एफओएच नहीं पढ़ा जा रहा। इस वक्त एफओएच में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और बाकी सारे एफओएच, जब जब एफओएच खर्च हो रहे होंगे एफओएच कंट्रोल डेबिट और कैश क्रेडिट। इस अकाउंट में मटेरियल खरीदा, डेबिट पे आया, इशू हो गया, क्रेडिट हो गया, बीडीसीडी आ गया। सादी सादी ट्रांजैक्शन बता रहा हूं। यहां पर वेजेस कंट्रोल रिकॉर्ड हुई, शॉपर डेबिट, और जब इसको चार्ज करने लगे तो शॉपर क्रेडिट होके डायरेक्ट वर्कर्स की कॉस्ट यहां आ गई और इनडायरेक्ट की आ गई यहां। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ये अकाउंट किसको रिकॉर्ड करने के लिए बनाया हुआ है, जो मशीन के अंदर इन्वेंट्री मौजूद है उस पर क्या क्या कॉस्ट आ रही है, मटेरियल, लेबर और
एफओएच अभी क्या रह गया रिकॉर्ड करने वाला, वो एफओएच अभी कहां है सारे पड़े हुए, वो इस अकाउंट में है। अगर यहां से इन सबको यहां भेजना है तो एंट्री क्या बनी, यहां से वहां शिफ्ट करना है, वर्क इन प्रोसेस एंट्री डेबिट। लेकिन वर्क इन प्रोसेस में जो एफओएच डेबिट होगा ना, वो एक्चुअल वाला नहीं होगा, वो अप्लाइड वाला होगा। तो इसमें जो एफओएच की अमाउंट यहां आ रही है वो इसका टोटल नहीं है, वो अप्लाइड की अमाउंट है। एंट्री क्या बनी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच कंट्रोल क्रेडिट, किस अमाउंट से, अप्लाइड की अमाउंट से। अब ये चीजें मटेरियल लेबर एफओएच लगने से मुकम्मल हो गई, बन गई चीजें, यहां से मशीनों से निकल के वो फिनिश गुड्स के स्टोर में चले गई। इनको यहां कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का अकाउंट। जब मशीनरी से प्रोडक्शन हो जाएगी, स्टोर में चली जाएगी, तो क्या डेबिट क्या क्रेडिट, बन गई चीजें, फिनिश गुड में चली गई, फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट किस अमाउंट से, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, यही तो है। ये यहां से यहां पर शिफ्ट हो गई। और क्योंकि ये भी इन्वेंट्री है तो इसका भी हो सकता है कोई बीडी हो और कोई सीडी हो, ये भी इन्वेंट्री है, इसका भी कोई बीडी कोई सीडी हो सकता है। अब आगे फिनिश गुड्स का क्या करें, बेच दें। परपेचुअल सिस्टम, ये मैंने इन्वेंट्री वाले चैप्टर में बताया था। जब गुड्स सेल होती हैं तो दो एंट्रीज होती हैं, कैश डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये सेल की एंट्री, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री का अकाउंट, इन्वेंट्री का अकाउंट, इन्वेंट्री का अकाउंट, ये खत्म हो गया, ये रह गया। ये दोनों साइड्स बराबर होंगे। अभी इन दोनों साइड्स पे देखें तो इस साइड पे क्या है, एक्चुअल एफओएच, इस साइड पे अप्लाइड है। और अगर दोनों में डिफरेंस है तो वो जो डिफरेंस है उसको क्या कहेंगे, अंडर या ओवर अप्लाइड। तो इस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर होगी, ये है जो असल में एफओएच हुए थे, ये वो है जो अप्लाइड है। अप्लाइड क्या होते हैं, इन पे थोड़ी सी पहले बात की थी, वही थोड़ी रिपीट कर देता हूं, और तफसील से बात इस पे करूंगा मैं वेरिएंस वाले चैप्टर में। एक्चुअल ओवरहेड्स क्या हैं, जितने एक्चुअली ओवरहेड्स हुए। अप्लाइड ओवरहेड्स ये हैं कि शुरू में जो ओएआर सोचा था, ओएआर किसी एक्टिविटी से लिंक करके, जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए ओएआर के मुताबिक कितने ओवरहेड्स होने चाहिए थे, ये अप्लाइड होते हैं। बाकी इसकी तफसील में फिर से बताऊंगा वेरिएंस वाले चैप्टर में। ये दोनों में डिफरेंस है। ये अकाउंट, अच्छा ये कोई इन्वेंट्री है एफओएच कंट्रोल, इन्वेंट्री तो ये तीन है, तो इसका फिर कोई सीडी तो नहीं रखना। इधर एक्चुअल एफओएच है, इधर अप्लाइड है। अगर इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालें, ये साइड हैवी हुई, ये कम हुआ, तो बैलेंसिंग इधर आएगी, वो क्या चीज होगी, अंडर अप्लाइड। तो इसको बैलेंस करेंगे, या तो वो इस साइड पे आंसर आएगा, और अगर ये साइड हैवी हुई तो आंसर इस साइड पे आएगा। अच्छा ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इसलिए बोल भी देता हूं, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर निकली तो वो ओवर अप्लाइड है। जितना एक्चुअल खर्चा हुआ था वो इधर डेबिट साइड पे है, और जितना अप्लाइड था वो हमने इधर ट्रांसफर कर दिया हुआ है। अंडर अप्लाइड का मतलब है कि असल में खर्चा हुआ है ज्यादा, तो उस ज्यादा खर्चे को कहीं तो एडजस्ट करना है। तो मुख्तलिफ किताबों में ना इसके मुख्तलिफ डिफरेंट ट्रीटमेंट हैं। जो आई कैप में ज्यादातर चलते हैं वो दो हैं। एक, किताबी लिहाज से इस डिफरेंस को कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट करते हैं, और एक और भी कुछ सवालों में हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट कर देते हैं। तो इस डिफरेंस को चाहे वो अंडर अप्लाइड है चाहे ओवर अप्लाइड है, कैसे पता चलेगा, अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे है तो अंडर अप्लाइड है, बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे तो ओवर अप्लाइड है, और ये डिफरेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज हो जाएगा। ये खर्चों का और कहां डेबिट कहां क्रेडिट का एक बेसिक ट्रांजैक्शन को लेके एक इंट्रोडक्शन है। इसको सामने रखते हुए आप आए पेज बुक में, चैप्टर 5, चैप्टर 5 चैप्टर 5 में दूसरा पेज होगा। चैप्टर 5 में दूसरा ही पेज, इसकी हेडिंग जो भी है इग्नोर, बस एक पेज है जिसपे मैंने ट्रांजैक्शंस और उनकी जनरल एंट्रीज लिखी हैं। चैप्टर 5 का दूसरा ही पेज है, पेज 81, पेज 81 पहुंचे। मैंने मुख्तलिफ सेट्स बना के एंट्रीज की हुई हैं, और उनमें से जो पहली 8 हैं वो मैं आपको पिछले चैप्टर्स में करा भी चुका, वही बस कंप्लीटनेस के लिए यहां दोबारा लिखी हुई हैं, और अब उनको मैंने और डिटेल से समझाया भी है। तो पहली से लेके 8 तक ये सारी पढ़ लें। ये मैंने यहां भी उनकी मेन यहां करके दिखा दी, और ये अलग अलग चैप्टर में पढ़ाई हुई हैं। ये जो पहली 5 लिखी हुई है मैंने, ये मैं आपको इन्वेंट्री चैप्टर में पढ़ा चुका, और जो अगली 3 है
ये लेबर में पढ़ा चुका। ये 8 एंट्रीज पहले पढ़ के देख लें, फिर अगली बताता हूं। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप इन्वेंटरी याददाश्त में जाएं, भूल गए, जो लिखी है सामने वो पढ़ के देख लें, समझ आ रही है तो। हाँ जी, पहली 8 रॉ मटेरियल खरीदा है, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी डेबिट हो गई, कैश पेबल क्रेडिट हो गया, वापस कर दिया तो उलट हो गई एंट्री। मटेरियल इशू कर दिया, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये क्रेडिट होगा। डायरेक्ट है तो यहाँ डेबिट, इनडायरेक्ट है तो ये डेबिट, और प्रोडक्शन से वापस चला गया तो यही एंट्री रिवर्स हो गई। फिर अगर रॉ मटेरियल के स्टोर में, प्रोसेस कॉस्टिंग में जो लॉस पड़ रहे हैं वो नहीं, रॉ मटेरियल के स्टोर में पड़ा हुआ मटेरियल खराब हो गया, अगर वो टूट फूट मटेरियल रूटीन काम था, होना ही होता है, तो वो नॉर्मल एफओएच में जाएगा, और अगर रूटीन नहीं है तो पी एंड एल में जाएगा। ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन में पढ़ा चुका हुआ हूं। लेबर की भी तीनों एंट्रीज ये मैं पढ़ा चुका हूं। शॉपर डेबिट फैक्ट्री वालों के लिए, और जो जो पेबल्स हैं वो पेबल क्रेडिट, और फिर शॉपर खोलेंगे तो इसमें वेजेस कंट्रोल क्रेडिट, और डायरेक्ट लोगों की वर्क इन प्रोसेस, और इनडायरेक्ट लोगों की एफओएच कंट्रोल। अच्छा, तब मैंने वजह नहीं बताई थी, अब वजह बता रहा हूं कि एक्चुअली कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, एक्चुअली फैक्ट्री वर्कर्स इनडायरेक्ट की वेजेस कितनी है, इनको हम सीधा यहां नहीं लेके जा सकते। एफओएच है ना वो, उनको हम यहां नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि यहां क्या ले जाना है, अप्लाइड, इसलिए एक्चुअल एफओएच को यहां जमा किया जा रहा है, यहां अप्लाइड जाना है। अप्लाइड जाना है तभी तो कॉन्सेप्ट बताया था प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा, वो शुरू में ओएआर प्रोडक्ट कॉस्ट, ताकि प्रोडक्ट कॉस्ट जान सकें, प्रोडक्ट कॉस्ट टेबल रह सके, तो इसीलिए तो ओएआर बनाया गया था। तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट है ना, तो इसमें अप्लाइड एफओएच डालते हैं। इसलिए हम जब इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे थे तो वो यहां डेबिट की बजाय यहां डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां अप्लाइड एफओएच जाना है, इसलिए वो तब वर्क इन प्रोसेस में डेबिट नहीं किया था। इस टेम्पररी अकाउंट में सारे एक्चुअल एफओएच जमा होते जाएंगे, फिर यहां से ये अमाउंट क्रेडिट, यहां डेबिट, और जो इसमें डिफरेंस रह गया वो किस वजह से, अंडर ओवर अप्लाइड। तो वो जो अंडर ओवर अप्लाइड है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज। तो एंट्री नंबर 9 देखें, वो की हुई है मैंने इसकी एंट्री 9, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, वो तो ऊपर कर चुके, उसके अलावा सारे फैक्ट्री के खर्चे, एफओएच कंट्रोल डेबिट, पैसे दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट, अगर ये फैक्ट्री एसेट की डेप्रिसिएशन है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, पैसे नहीं दिए तो पेबल क्रेडिट। ये अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट किए, ये डेबिट, ये क्रेडिट। एंट्री नंबर 10, एंट्री 10 और एंट्री 11 इसकी बैलेंसिंग की, अंडर अप्लाइड था तो इस साइड पे बैलेंसिंग फिगर आई, एफओएच कंट्रोल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। अगर इस साइड पे आया तो एफओएच कंट्रोल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। वो इसलिए लिखा हुआ है कि सवालों में हो सकता है, जैसे शायद किसी सवाल में पहले ना ऐसा वर्ड आया भी था कि अंडर ओवर अप्लाइड फलानी जगह चार्ज होता है। हाँ, ओवर के कुछ सवाल थे जिन्होंने मैंने एंट्रीज तब रुकवाई हुई थी, उनमें लिखा हुआ था पी एंड एल का, और कुछ के ख्याल में फिनिश गुड्स को भी चार्ज हो सकता है, तो मैंने वो सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी। आप ज्यादातर कॉस्ट ऑफ सेल ही करना, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो अंडर ओवर अप्लाइड है, ये जितनी चीजें बनी है ना, वर्क इन प्रोसेस नहीं, जितनी बनी है उन्हीं को चार्ज कर दें, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है ना, तो बस मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन जो आईकेएप की बुक में है या क्वेश्चंस में है, ज्यादातर वो कॉस्ट ऑफ सेल और पी एंड एल ही है। एंट्री नंबर 11 तक। उसके बाद ये हो गई 12, गुड्स बन गई, ये डेबिट, ये क्रेडिट, फिर गुड्स सेल हो गई। तो नॉर्मली फैक्ट्री की ट्रांजैक्शन की यही एंट्रीज हुआ करती हैं। अब आते हैं चैप्टर 6, जॉब कॉस्टिंग। नहीं, ये तो मैंने भी कॉमन चीज बताई थी। अब चैप्टर 5 से पहले चैप्टर 6 बता रहा हूं, और इसमें यही सब है, यही
होता सिर्फ ये है कि जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं वो एक जैसा प्रोडक्ट नहीं होता, कस्टमर के ऑर्डर पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। इसकी मिसाल आप समझ लें, जैसे कोई बिजनेस फर्नीचर बनाता है तो वो फर्नीचर तो कस्टमाइज्ड होगा। तो अगर कस्टमर के मुताबिक अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट जब तक बन रहा होगा वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी अकाउंट होगी। लेकिन चूंकि हर कस्टमर के लिए अलग तरह की चीज बन रही होगी तो हर एक जॉब का, जॉब वो नौकरी वाली जॉब नहीं, हर कस्टमर का ऑर्डर को जॉब कहते हैं, उसको एक नंबर अलॉट हो जाता है और हर जॉब का एक सेपरेट वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनता है। तो जॉब कॉस्टिंग हो गया है जी, सिर्फ वर्क इन प्रोसेस अलग। ये जो अभी पढ़ा है ना सारा, ये जॉब कॉस्टिंग था। असल में जॉब कॉस्टिंग आपको ट्रांजैक्शन की एंट्रीज ही करने को कहा होगा, और जो कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन चैप्टर है उसमें भी ये एंट्रीज ही हैं। तो एंट्रीज कॉमन बात थी, वो बता दी। अब उसको मैंने जॉब कॉस्टिंग से ऐसे रिलेट कर दिया कि जॉब कॉस्टिंग में यही सारी एंट्रीज ही पूछी जाएंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा, जो सब पढ़ाया इस टॉपिक का सवाल हुआ तो क्या डिफरेंट चीज है, हर ऑर्डर का वर्क इन प्रोसेस अलग अलग बन रहा होगा। वो जॉब के नंबर से भी हो सकता है, जॉब के नामों से भी हो सकता है। ये खत्म हो गया, प्रैक्टिस करते हैं ना इसकी। तो चैप्टर 6 के क्वेश्चंस में आए और उसमें खोल लें ऑटम 9, कर लें और ऑटम 9 खोल लें। फिर इस चैप्टर में जो मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं उनमें से तीसरा क्वेश्चन है एमर एंड कंपनी। चैप्टर 6 में जो क्वेश्चन हैं उनमें तीसरा है एमर एंड कंपनी, ऑटम 2009। पढ़ ले, मैं करता हूं। सवाल पढ़ने को कहा था सबको। ये सारी नक्शे डेट्स हैं कहीं सवाल में है जी? ट्रांजैक्शंस के साथ डेट्स लिखी हुई हैं? नहीं, बस आपको कहा है कि जो कुछ ऊपर है उनकी एंट्रीज कर दें। और ये सारा ईयर का डाटा होगा कहीं, क्योंकि 1 जुलाई 8
को 2 जॉब्स इन प्रोसेस थी और 2 मजीद ड्यूरिंग द ईयर वो मजीद शुरू हुई हैं, तो ये फिर ईयर का ही डाटा होगा। अब इसमें डेट तो है नहीं, अगर डेट्स हो ना तो फिर एंट्रीज डेट वाइज करनी चाहिए, लेकिन अगर डेट्स नहीं है तो बस जो कुछ है सबकी एंट्रीज करनी है। उसमें मेरा मशवरा ये है कि चूंकि मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड भी है, तो इस सब को गुचमुच करने से बेहतर है कि जो मैंने सेट्स बनाए हुए हैं उन सेट्स के हिसाब से एंट्रीज कर लें। जैसे पहले हम मटेरियल से रिलेटेड सारी एंट्रीज कर लेते हैं, ताकि मटेरियल का डाटा हो ना तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन वाला चैप्टर दिमाग में होगा, उसका सारा डाटा निचोड़ लेते हैं। तो इसमें एंट्रीज करनी है और डेट्स नहीं है तो हम एग्जामिनर को भी बता देंगे कि हम पहले मटेरियल का सेट सॉल्व कर रहे हैं। मटेरियल खरीदने की कहीं कोई एंट्री? हाँ जी, नहीं है। खरीदने की नहीं है तो वापस करने की भी नहीं है। इशू करने की हाँ है। और मटेरियल लेबर, बस वर्ड मटेरियल और लेबर लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ही होता है, क्योंकि एफओएच अलग से लिखा हुआ है। तो मटेरियल खरीदने की एंट्री नहीं है, नहीं करते। मटेरियल इशू करने की ट्रांजैक्शन है, हाँ है। वो कहां है? टेबल में दूसरी लाइन। तो ये सारा मटेरियल ही है जो इन जॉब्स को इशू हुआ है। तो क्या एंट्री बन जाएगी? वर्क इन प्रोसेस ए, वर्क इन प्रोसेस बी, वर्क इन प्रोसेस सी, वर्क इन प्रोसेस डी। रॉ मटेरियल सारा क्रेडिट और ये चारों डेबिट। कितने? 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 6 लाख। और इन सब से रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हो जाएगी क्रेडिट 4100। नरेशन लिखनी है तो लिख दे, नहीं लिखनी तो कोई मसला नहीं। मटेरियल खरीदने की ट्रांजैक्शन का डाटा नहीं था ना, सही मटेरियल इशू का है, कर लिया। और मटेरियल से रिलेटेड कुछ और, कोई मटेरियल का खराब होना कोई जी नहीं है? चलें लेबर वाले सेट पे आ जाते हैं। लेबर में क्या क्या होता है जी? पहले तो वो शॉपर रिकॉर्ड होता है, कितनी अमाउंट से? टोटल सैलरीज वेजेस, टोटल फैक्ट्री के सारे लोगों की टोटल, वो किधर है? वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि चारों के आपको आर्स और, लेकिन ये तो डायरेक्ट लोग हो गए, तो इनडायरेक्ट लेबर कहीं नहीं है। नहीं, वेजेस कंट्रोल जो शॉपर अकाउंट होता है उसको फिर हम खोलते हैं तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को अलग अलग जाता है ना। तो ये तो डायरेक्ट लोगों का निकल आएगा, इनडायरेक्ट का किधर है? नहीं है तो नहीं होगा। तो जब इनडायरेक्ट है ही नहीं तो अच्छा, फिर इसके अलावा कहीं पर यह बात बताई कि कितना टैक्स काटना है, और नहीं है ना। तो वो जो पेरोल रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है उसका डाटा नहीं है, पता नहीं कितना टैक्स काटना है, तो हम सिर्फ डायरेक्टली चार्ज करने की एंट्री कर देते हैं। वर्क इन प्रोसेस ए, वर्क इन प्रोसेस बी, वर्क इन प्रोसेस सी, वर्क इन प्रोसेस डी, और क्रेडिट वेजेस कंट्रोल। कितना कितना चार्ज करना है इसके लिए आपको आर्स बता दिए और पर आर का रेट बताया हुआ है। तो 20,000 इंटू ये भी 20, चार लाख, 540, 240, 270, 1। तो लेबर का भी बस इतना ही डाटा था कि सिर्फ ये एंट्री कर सकें। एफओएच की कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं? एक्चुअल एफओएच, एक्चुअल एफओएच सवाल में है कहीं? हाँ जी, 9 लाख। तो एफओएच कंट्रोल डेबिट, और हमें पता नहीं है क्या है, तो चलो कैश ही काफी है, 9 लाख। और एफओएच की कौन सी एंट्री होती है? ये तो एक्चुअल एफओएच की एंट्री हो गई। और अंडर ओवर से पहले अप्लाइड, अप्लाइड की एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच कंट्रोल क्रेडिट। कितनी है, क्या तरीका है अप्लाइड का? 10 रुपए पर लेबर आर। तो ये लेबर आर है 20,000 इंटू 10, 30,000 इंटू 10, 15,000 इंटू 10 और 18,000 इंटू 10। 2 लाख, 3 लाख, 150, 180,
830। FOH एक्चुअल की एंट्री, FOH अप्लाइड की एंट्री, और तीसरी अंडर ओवर अप्लाइड। तो वो तो इन दो फिगर्स को कंपेयर करके पता चल रहा है, नहीं तो टी अकाउंट बना ले बेशक। ये एक्चुअल है, ये अप्लाइड है, अंडर अप्लाइड है। तो अंडर अप्लाइड की एंट्री, अंडर अप्लाइड की एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और FOH कंट्रोल क्रेडिट। लेकिन वो कह रहा है पॉइंट 3 में कि P&L को चार्ज करें, तो P&L डेबिट और FOH कंट्रोल क्रेडिट 70। FOH के सेट के बाद गुड्स, गुड्स प्रोड्यूस्ड, सोल्ड नहीं प्रोड्यूस्ड। पहले गुड्स प्रोड्यूस होंगी ना, तो गुड्स प्रोड्यूस कौन सी हुई? पॉइंट नंबर 4, जॉब ए कंप्लीट हो गई और बिक भी गई। तो जॉब ए को कंप्लीट कर लेते हैं। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ए और वर्क इन प्रोसेस ए, कितने से किससे निकलेगी अमाउंट? सारे वर्क इन प्रोसेस ए को ऐड कर लें, तो ये जितना यहां नजर आ रहा है उसको ऐड कर लें। नहीं, हाँ, मतलब जहां वर्क इन प्रोसेस ए नजर आ रहा है इन सबको ऐड कर लें। ओपनिंग भी था, वर्क इन प्रोसेस ए का आप टी अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आसानी से पता चल रहा है तो वर्क इन प्रोसेस ए का पहले कुछ बीडी आ रहा है, उसके बाद ये डेबिट किया, ये डेबिट किया और ये डेबिट किया, तो ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी इसकी। बीडी कितना था? 120। फिर इसके अलावा मटेरियल की एंट्री में 800 आया, लेबर की एंट्री में 4 आया और FOH में 2 लाख आ गया। और इसी तरह से बी भी कंप्लीट हो गई है कि नहीं हुई? तो वर्किंग में उसको भी लपेट लेते हैं। तो फिनिश गुड्स ए भी कंप्लीट हो गई, वर्क इन प्रोसेस से निकल के फिनिश गुड्स में आ जाएगी, और ये सेल भी हो गई। कितने की सेल हो गई? हाँ जी, नहीं ए की बात कर रहा हूं, सेल की अमाउंट नहीं बताई ना है, तो बस फिर सेल वाली एंट्री रहने देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल वाली कर लेते हैं। ये नहीं बताया ना कितने की बेची, ये पॉइंट नंबर 5 पूरा कर दिया मैंने। पॉइंट 4 पूरा कर दिया। हाँ जी, पॉइंट 5, जॉब बी पूरी तो हो गई, जब पूरी हो गई तो वर्क इन प्रोसेस बी हो जाएगा क्रेडिट।
4540, लेकिन इनमें से 10% हो गई रिजेक्ट। वो किधर गई? उनको जॉब सी में डाल दिया, तो बाकी 10% रिजेक्ट हो गई, तो बाकी फिनिश गुड में चली गई फिर। तो इसी को 10 और 90, इसका 10 454000 और बाकी 4086। और पॉइंट 4 में तो क्लियरली लिखा हुआ था कि सारी गुड्स कस्टमर को भेज दी। पॉइंट 5 में ना ऐसा क्लियर लिखा नहीं है, इसलिए अगर ये अज्यूम कर लें कि जो फिनिश गुड्स बी बनी हैं वो भी गई, तभी तो 10% उसने छोड़ी है, तो फिनिश गुड्स सेल की एंट्री कर लें, और अगर इग्नोर करना है तो फिर इग्नोर भी कर सकते हैं। 10% रिजेक्ट हो गई, तो बाकी 90% हो गई होंगी फिर एक्सेप्ट। तो कस्टमर ने इंस्पेक्शन करवाई होगी तो पता चला होगा ना, तो बेहतर है कि एंट्री कर लें, अगर नहीं तो भी कोई मसला नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और बी क्रेडिट 4086 और 4086। तो फिर सेल नहीं करेंगे, यानी आखिरी एंट्री नहीं करेंगे फिर। ये था जी 14 नंबर का सवाल, लेकिन ये पुराने दौर की ऐसी है, अब इसे थोड़ा सा ऊंचा है, तो अब कर लेते हैं थोड़ा सा ऊंचा सवाल। हाँ जी, नोटेड। चले इससे अगला सवाल देखें। नहीं, इससे पिछले से पिछला क्वेश्चन 1। स्प्रिंग 18, स्प्रिंग 18 RIL, इसी चैप्टर में पहला सवाल। जागे पहला सवाल पढ़ लें, करता हूं।
सवाल पढ़ने को कहा है। अगर जाग रहे हैं और सवाल पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा। कैसे पता टॉपिक का सवाल? जॉब कॉस्टिंग और फरवरी के महीने की ट्रांजेक्शन है, डेट्स लिखी हुई है साथ, तो ये भी इसी तरह से सेट बना बना के कर लेते हैं। और जो घड़ी देख देख के तड़प रहे हैं ये सवाल कर ले, फिर ब्रेक करता। हाँ जी, मटेरियल खरीदने का डाटा, मटेरियल खरीदने का डाटा है। कैसे पता? वो तो परचेज प्राइस है बस। पॉइंट नंबर 2, ये पता है कि 1 केजी 30 रुपए का है, तो पता नहीं कितने केजी, 24 केजी एक यूनिट, दोनों जॉब्स के 1 यूनिट पे 24 केजी लगता है, तो इसको, ये तो 1 यूनिट का है, तो जितने यूनिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे परचेजेस आ जाएंगे, उससे मटेरियल यूज्ड आएगा कि परचेज्ड। भाई जिन जॉब्स पे जितने यूनिट्स बनाए उनमें जो मटेरियल लगा वो यूज्ड है, तो परचेजेस कैसे निकलेंगे? पॉइंट 3 में रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बताया हुआ है, यहां से परचेजेस निकलेंगे। तो परचेजेस की एंटी डाटा है अवेलेबल, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और कैश या पेएबल, बल्कि कहीं पर कोई ऐसी निशानी के कैश दे दिया या नहीं दिया तो फिर भी हम कैश या पेबल दोनों लिख देते हैं एहतियातन, और ₹1000 कर लें, मिलियन कर लें, जैसे मर्जी कर लें, लेकिन हमें इसकी अमाउंट नहीं पता, अमाउंट निकालनी पड़ेगी। अगर हम दोनों जॉब्स पे जितने यूनिट्स बने उनसे मल्टीप्लाई करेंगे ना 24 किलो को, तो उससे तो मटेरियल इशूड या यूज्ड निकलेगा। क्या क्या है जॉब? F01 और दूसरी इस पे कितने किलो, कितने यूनिट्स? 50 400 इंटू 24 किलो, इतने यूनिट्स, और हर यूनिट पे 24 किलो, 3 और हर एक पे 24 किलो, कितने का? 3888000 चले 9 64। लेकिन ये इशूड है, हमें परचेजेस चाहिए, तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल इसमें ऐड कितना, और ओपनिंग माइनस कर देते हैं 5280। जितने यूनिट्स इस जॉब में बनाए हैं हर एक में 24 किलो लग रहा है, तो इससे तो मटेरियल यूजेज निकलेगी ना, इशू से परचेज तक जा रहे हैं ना। ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग इज इक्वल टू यूज या इशू, ये नहीं पता,
हाँ जी, ये निकल आया रॉ मटेरियल परचेजेस। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और कैश या पेएबल क्रेडिट। रेहान उसी वर्किंग पे रखना, भी कर ले नोट पहले। और मटेरियल में क्या होता है, परचेज की एंट्री हो गई और इशू की एंट्री। तो इशू की वर्क इन प्रोसेसेस दोनों डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट कितने से वो निकाल चुके, 3888 और 2592। तो वर्क इन प्रोसेस F01 F02 3888 2592 और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 6480। ये मटेरियल वाला सेट हो गया। लेबर के सेट में आ जाते हैं। अब यहां पर वो पेएबल और टैक्स वगैरह की डिटेल है, तो फिर हम पहले शॉपर डेबिट कर लेते हैं। वेजेस कंट्रोल डेबिट, विद होल्डिंग टैक्स पेएबल कितने से क्रेडिट 500, और बाकी एम्प्लॉइज को दे दिए पैसे, तो इसी एंट्री में क्रेडिट करना है कैश, वो भी ठीक है। अगर पहले पेएबल टू एम्प्लॉइज बना के फिर पेमेंट करनी है वो भी ठीक है। कितने पता नहीं। इनडायरेक्ट लेबर है कहीं, तो बस फिर डायरेक्ट लेबर ही है। वर्क इन प्रोसेस इनडायरेक्ट लेबर तो पता नहीं ना, बस फिर डायरेक्ट लेबर ही है। तो शॉपर क्रेडिट, ये पेरोल रिकॉर्ड किया है, ये चार्ज किया है। इनडायरेक्ट लेबर की अमाउंट होती तो एफओएस कंट्रोल डेबिट करता है ही नहीं कहीं, तो बस सिर्फ डायरेक्ट लेबर ही है। कितनी कैसे, आर्स बताए हुए हैं और पर आर रेट बताया हुआ है 27500 120, तो वो तो ओ यार है 90 21 86 पहले ये फिगर निकाली, इसका टोटल ये आया, ये यहां जाके ये पेबल बन गया। हमें तो इन लोगों का पता है ना, ये जो टोटल वर्कर्स हैं पूरी फैक्ट्री में, ये 1 लाख आवर्स क्या हैं फिर, ये मैंने कौन से यहां नहीं लिखे। हाँ जी, और भी जॉब्स होंगी, हमारे पास तो डाटा सिर्फ इन्हीं जॉब्स का है ना। फॉलोइंग डाटा परटेन्स टू, पहला पैराग्राफ दूसरी लाइन, फॉलोइंग डाटा परटेन्स टू टू ऑफ द जॉब्स which were started in month of February। और भी बहुत सारी जॉब्स होंगी। बाकी इस 1 लाख का क्या करना है वो अगली एंट्री में बताता हूं। लेबर के सेट में और क्या होता है, विदहोल्डिंग टैक्स पेएबल पे कर दिया, नहीं लिखा हुआ है अगले महीने पे होगा, तो लेबर वाला सेट खत्म हो गया।
वो पे कर देना। अगर पेबल टू एम्प्लॉइज लिखना है तो फिर पेबल टू एम्प्लॉइज डेबिट और कैश क्रेडिट की एक एंट्री और आ जाएगी, नहीं तो ये काफी है। जा गए हैं? एफओएच वाला सेट, क्या हुआ? चाय का क्या करूं? मंगवा लूं? सो जाओ यार। है तो मेरा क्या कसूर है? फिर क्या करूं? अच्छा, एफओएच वाली एंट्रीज, एफओएच वाली कौन कौन सी एंट्रीज होती है भाई? अप्लाइड और एक्चुअल। तो एक्चुअल एफओएच कितने हैं? अप्लाइड की कर लेता हूं एंट्री, एक्चुअल एफओएच कितने? हाँ जी 11 मिलियन है। वो तो और भी जॉब्स के होंगे, कैसे पता? हैं 40% फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है तो ये जो 11 मिलियन है टोटल एफओएच, ये इन्हीं दो जॉब से रिलेटेड हैं या टोटल है? टोटल फॉर द मंथ इतने, उनमें से 40% फिक्स्ड है तो होते रहे, तो क्या एफओएच कंट्रोल 11,000। ये 11 मिलियन नजर आया। दूसरी एंट्री अप्लाइड की, बस खत्म हो रहा है सवाल, ये खत्म चैप्टर है। लास्ट, बिल्कुल लास्ट लाइन, टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स 11 मिलियन है, तो एक्चुअल की एंट्री कर ली। एफओएच में तीन चीजें बताई है ना, एक्चुअल एफओएच की एंट्री है, अप्लाइड की है और अंडर ओवर अप्लाइड की है, तो एक्चुअल की है मैंने। ये मैंने यहां पर वेरिएबल वाले लिखने के फिक्स वाले लिखने हैं? दोनों ही लिखने हैं। अरे अप्लाइड नहीं है, ये एक्चुअल की एंट्री की है। एफओएच एक्चुअल की एंट्री है, फिर अप्लाइड की एंट्री है, फिर अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्री, ये मैंने एक्चुअल की एंट्री की है। अब उसमें होते हैं फिक्स्ड, होते रहे नहीं तो ना सही, एक्चुअल तो एक्चुअल है, हमने तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखने हैं। अप्लाइड की एंट्री, एक है वर्क इन प्रोसेस F01, एक है F02, क्या है OAR 120 पर लेबर आर, यानी यही वाले 27,500 और 21,600। अच्छा मैंने ना यहां एक लाइन छोड़ी है अभी जी, 3300 2592, यहां मैंने एक एंट्री की जगह छोड़ी, एक डेबिट की। और क्रेडिट क्या होता है? नहीं अमाउंट नहीं पूछ रहा, क्या होता है क्रेडिट? एफओएच कंट्रोल, अमाउंट लिखता हूं उसकी, अभी लिखता हूं। एक्चुअल की एंट्री, अप्लाइड की एंट्री और अंडर ओवर अप्लाइड। ये एक्चुअल है, ये अप्लाइड है, तो इनके डिफरेंस से अंडर ओवर अप्लाइड आ जाएगा। नहीं क्यों नहीं, ये टोटल हैं, ये सिर्फ दो जॉब्स के, तो इनको तो कंपैरिजन से नहीं आएगा अंडर ओवर अप्लाइड। फिर वो जो 1 लाख आवर्स दिए हुए ना, वो कोई और जॉब्स भी होंगी, तो उनको मैं कह देता हूं वर्क इन प्रोसेस अदर्स। 1 लाख इसके अलावा टोटल है, तो 1 लाख में से ये दोनों निकाल दें, ये दोनों निकाल दें 1 लाख में से 50, 1 लाख आवर्स बताए हुए लास्ट पैराग्राफ में कि टोटल 1 लाख आवर्स इस्तेमाल हुए, तो ये दोनों इन जॉब्स में हैं, बाकी कोई और होंगी जॉब्स, इनको डेबिट करना इसलिए पड़ रहा है। कितना बना? 6110 बस। ये लाइन इसलिए लिखनी पड़ी ताकि हम इससे कंपेयर करके अंडर ओवर अप्लाइड निकाल सकें। जब ये टोटल एक्चुअल है, अच्छा आईकैप के सॉल्यूशन में ना इसको लिफ्ट नहीं कराई हुई थी और अंडर ओवर अप्लाइड को भी लिफ्ट नहीं कराई हुई थी, लेकिन मेरे हिसाब से होनी चाहिए, मैंने पीछे छापा तो आईकैप वाला ही हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है कि ये हमें पूरा करना चाहिए, तो सही अंडर ओवर अप्लाइड पता चलेगा। नहीं 1 लाख में से इन दोनों का तो हमें अलग चाहिए ना, क्योंकि कंप्लीट हो रही है, तो अलग अलग डेबिट करेंगे तो पता चलेगा कितनी कितनी कॉस्ट है। इसमें नहीं, पिछले सवाल में जो वर्किंग की थी अंडर ओवर अप्लाइड है, तो ओवर अप्लाइड की एंट्री होती है
एफ कंट्रोल डेबिट। कहीं कहा है कि अंडर ओवर कहां चार्ज करनी है? जी जी जी, क्या हुआ? जी जी बिल्कुल। देखिए अगर हमें 11 मिलियन की अमाउंट ना बताई होती ना, तो फिर सिर्फ इन दोनों से रिलेटेड कोई बताई होती। जब 11 मिलियन की बताई है तो ये एंट्री करनी पड़ेगी और अंडर ओवर इसके हिसाब से करना पड़ेगा। आई कैप के सोल्यूशन में ना इसको छोड़ के डायरेक्टली ये 11 और 12 का डिफरेंस लिया हुआ है, लेकिन मैंने ये जो यहां डेबिट किया है ये मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है। 11 मिलियन टोटल एफओएच है, चूंकि टोटल हैं तो हमें अप्लाइड भी टोटल वाले ही लाने पड़ेंगे। सिर्फ इन दो जॉब्स के अलावा भी कोई थे, वो 1,08,000 से पता चल रहा है, तो वो कोई और जॉब्स होंगी, वो इधर डेबिट कर दिए। एफओएच का सेट भी पूरा हो गया। और गुड्स, गुड्स में क्या क्या हुआ? पॉइंट नंबर 1 2 3 4 डन। पॉइंट 1 2 3 4 डन। पॉइंट 5 पॉइंट 1 2 3 4 भी डन और लास्ट पैराग्राफ भी डन। जो जाग रहे हैं ये डन, बाकी टोन बाकियों को नहीं पता क्या हो रहा है। पॉइंट नंबर 5, जॉब F01 अभी भी इन प्रोसेस है। चलो है तो है, फिर पड़ी रहे। F02 हो गई कंप्लीट और फिनिश गुड्स वेयर हाउस को भेज दी, तो कॉस्ट इनकी पूरी फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। कितने से? इसका कोई ओपनिंग बैलेंस था? F02 का कोई ओपनिंग बैलेंस था? नहीं था, ये इसी साल में इसी महीने में स्टार्ट हुई। तो F02 टोटल कितने से फिनिश गुड्स में जाएगी? हाँ जी, जहां जहां डेबिट ऐड कर लें। मटेरियल 2592 और लेबर 8640 और एफओएच 2592 13824। ओके 13824। ये चैप्टर खत्म। पॉइंट 5 लास्ट सेंटेंस, जब कस्टमर को बेच रहे थे तो इनमें से 500 यूनिट्स बुरी तरह जख्मी हो गए और इनकी एनआरवी बस 50% ऑफ कॉस्ट ही रह गई। तो एनआरवी निकाली हुई है, इसका मतलब ये अभी भी हमारे स्टोर में रखे हुए हैं और डैमेज्ड हो गए हैं। तो ये जो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री थी ये, इसमें से 500 यूनिट्स डैमेज्ड इन्वेंट्री में चले गए, बाकी और वेयर हाउस में तो पहले ही है, और कौन से वेयर हाउस में भेजना है? जॉब F02 कंप्लीट हो गई, वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में आ गए। अब फिनिश गुड्स से निकाल के जब कस्टमर को बेच रहे थे तो उनमें से 500 यूनिट जख्मी हो गए, तो बाकी फिर बेच दिए, तो बाकी चले गए कॉस्ट ऑफ सेल में। वर्किंग वन मिटा दूं। इसी से आगे चल रहा हूं। बाकी कितने टोटल थे? कितने? 3600। तो ये टोटल 3600 की कॉस्ट है। इनमें से 500 की कितनी और 3100 की कितनी? क्या करें? 3600 से डिवाइड, एक यूनिट की आ जाएगी, इनटू 500, 1920। इनकी 11 ये टोटल 3600 यूनिट्स है ना, तो इनमें से 500 की और 3100 की, इसको तोड़ दिया, ये वाले बिक गए, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो गई 11904 और फिनिश गुड्स से निकल गए। और बाकी फिनिश गुड्स नॉर्मल कमरे से निकाल के इसको डैमेज्ड इन्वेंट्री में डाल देते हैं। कैसे पता अभी भी इन्वेंट्री में है? क्योंकि एनआरवी दी हुई है, तो इन्वेंट्री में है तो एनआरवी दी हुई है, तो इनको यहां से निकाल के डैमेज इन्वेंट्री में डाल दिया और ये हो गया 1920। ये कितने पे आएगा? इसका आधा एनआरवी है 96, तो बाकी
बस है सेल्स की अमाउंट। अच्छा, एक इस चैप्टर का सवाल, ये क्वेश्चन 2 है, और एक सवाल आसान सा रीसेंट अटेम्प्ट में आया था, वो हस्बे तौफीक होमवर्क को करना चाहे तो। एक इन्हीं 3 में से दूसरा, 2 मैंने करा दिए, एक होमवर्क हस्बे तौफीक, और एक रीसेंट अटेम्प्ट में आया था ऑटम 23। इस बुक में नहीं होगा, वैसे किसी ने करना हो तो रिसर्च अटेम्प्ट में आया था, और उसमें कौन सा सवाल था अगर आप ये ढूंढ नहीं सकते तो पेपर में कैसे करेंगे, तो ढूंढ लेना खुद ही। ये चैप्टर खत्म, और आप 15 मिनट में वापस आ जाएं, फिर करते हैं चैप्टर 5 खत्म। ठीक है जी, ये क्लास बस।